अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगा। एक ही लेक्चर होगा, उसी के अंदर हम लोग पूरा फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके, वो सारे के सारे एक तो मैं इस डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने इसको अभी तक नहीं वॉच किया तो जल्दी से जाकर इसको वॉच कर लें। और इस वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता रहूँ, बट डिटेल के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तो आप ये वीडियो लाजमी वॉच कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके ऊपर आप काइंडली जो है वो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिएगा और ज़्यादा शेयरिंग करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के ऊपर अच्छी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर इसी तरह, जैसे ये एक लॉन्ग लेक्चर होगा जिसके अंदर एक ही लेक्चर के अंदर मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ और साथ में अपने नोट्स जो है वो हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसी तरह फिर मैं और बुक्स के लिए बनाऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा फिर मैं इसके ऊपर इस तरह की अगेन वीडियो नहीं अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो बेसिकली ये मेरे पेड लेक्चर हैं, बट ये मैं अब आप लोगों के लिए एक बार फ्री अपलोड कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं मुझे। अगर मेरा रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह हर बुक का मैं इस तरह का लेक्चर अपलोड करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे देखें, ये जो सारे हैंडआउट्स हैं, लेक्चर नंबर कह लें कि 120 से आई थिंक आपका स्टार्ट हो रहा है, ये 124 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रहा है। अभी एग्जैक्टली मुझे मॉड्यूल याद नहीं है, बट मतलब जहाँ से आपका फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है मैंने वहाँ से ये डाटा लिंक लेयर से आपकी ये नोट्स जो हम बनाए हुए हैं और एंड तक आपके बुक के मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, और इंशाल्लाह इसी नोट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। बड़ी शॉर्ट वर्डिंग के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये नोट्स को राइट किया है। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पे हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए OSI मॉडल का। तो OSI मॉडल के अंदर बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास इनकैप्सुलेशन का हमें पता होना चाहिए, डीकैप्सुलेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद ये लेयर्स क्या काम करती हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें राइट कर दी हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या काम करती है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र को। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है जो कि डाटा प्रेजेंट करती है। फिर ये सेशन लेयर आ जाती है जो कि फ्रेम प्रोवाइड करती है, फॉर्मेट प्रोवाइड करती है किसी भी डाटा का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, इसका मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कन्वर्ट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। आपको पता है डाटा जो होता है वो सेंडर से रिसीवर तक एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली हम जो पैकेट को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर, तो उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेगमेंट कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर हमारे पास असाइन करती है सोर्स और डेस्टिनेशन को एक IP एड्रेस। यहाँ पे आप लोग IP के साथ एड्रेस लिख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहता तो IP के साथ आप एड्रेस लिख लें। उसके बाद यहाँ पे D, अब D हमारे पास क्या है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है? डाटा लिंक लेयर बेसिकली पहले तो क्या करती है, डाटा को एरर फ्री करती है। इसके अंदर डाटा का फ्लो कंट्रोल होता है, एरर फ्री डाटा को किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद डाटा के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, खोल चढ़ाया जाता है, जिसे हम कहते हैं हेडर। ठीक है, अब उस हेडर जो होता है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है आपने डाटा कहाँ से लेकर कौन सा डाटा, कौन सा फ्रेम आपने किस तरह सेंड करना है, उसकी सेगमेंट की सीक्वेंस क्या बनेगी, वो सारे का सारा ये फ्रेम जो हेडर जो होते हैं बता रहे होते हैं। जो P होता है हमारे पास, जो यानी कि हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, डाटा को आपको पता है कि जब ट्रांसमिट करना होता है तब हम बिट की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जस्ट डाटा को बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी तो आपको लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके अलावा मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो। अब हमारे पास आगे जो पहला टॉपिक है आ गया डाटा लिंक लेयर का। अब डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारे पास क्या है? डाटा लिंक लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड कम्युनिकेशन का। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि डाटा लिंक लेयर इज अ लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज। मतलब एक ऐसी लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ की कि आपने नोड से नोड कम्युनिकेशन करवानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। फर्ज करेंगे हमारे पास ये एक नोड है, तो ये एक नोड है और ये हमारे पास ये नोड है। ठीक है, ये जो सारी नोड्स हैं ये पहले इस नोड से इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड से इस नोड पे मैसेज जाएगा। ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी डाटा लिंक लेयर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको शॉर्टकट के लिए भी लिखा हुआ है। और ये जो जितने भी नोड्स होंगे इसके अंदर आप वो काइंडली लाजमी पढ़ लीजिएगा कि नोड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे नोट क्या है कि डाटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द 7 OSI मॉडल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ पे जो मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की डायग्राम आपको दिखाई है, इसका ये सेकंड हमारे पास ये लेयर बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया नोड क्या होते हैं और लिंक क्या होते हैं। बेसिकली आपके एक नेटवर्क के अंदर जो छोटा छोटा पॉइंट होता है, स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, एनी पॉइंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। उसके बाद आ गया लिंक, ऐसा पॉइंट जो दो लिंक्स को बेटा जोड़ता है, कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वायर इज कॉल्ड लिंक। उसके बाद हमारे पास आ गया जी होस्ट क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पहले एंड पॉइंट को, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 नोड है फर्ज कर लें, तो जो पहली और आखिरी नोड को जो चीज़ जोड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे,
होस्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर की सर्विसेज आ गई हैं। बेसिकली मैंने आपको जो है पीपीटी स्लाइड्स हैं, उन्हीं पीपीटी स्लाइड्स से ये चीज़ें जो है वो निकाली हैं, सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आप अगर ये नोट्स कर लेते हैं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। अब डाटा लिंक लेयर की अगर सर्विसेज आ गई, डाटा लिंक कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? डाटा लिंक कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? पहले फ्रेमिंग करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है और कंजेशन कंट्रोल करता है। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डाटा को कन्वर्ट कर देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फ्रेम्स के अंदर। फ्रेम क्या होता है? एक प्राइमरी सर्विस है डाटा लिंक लेयर की। अब इसके अंदर हम दो प्रोसेस की बेसिकली बात करते हैं, एक इनकैप्सुलेशन और दूसरा डीकैप्सुलेशन प्रोसेस। अब इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है? इनकैप्सुलेशन के अंदर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हेडर जो है वो अटैच कर देते हैं साथ में, और यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आपको पता है जो डाटा है वो स्ट्रीम किस फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है। डाटा लिंक लेयर इज आल्सो एडेड अ हेडर ऑन ईच फ्रेम। मैंने आपको जैसे भी स्टार्ट में बता दिया था कि एक फ्रेम जो है हम अटैच कर देते हैं, सॉरी एक हेडर जो है हम अटैच कर देते हैं फ्रेम के साथ, और जब डाटा रिसीव होता है रिसीवर को तो उसको डिकैप्सुलेट कर लेता है, मतलब मल्टीपल फ्रेम्स को आपस में मिला के मर्ज करके तो वो उसका सिंगल पैकेट जो है वो बना लेता है उसमें से। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्लो कंट्रोल। बेसिकली सेंडर से लेकर रिसीवर के दरमियान जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो वो एक फ्लो में ट्रांसमिट हो रहा होता है। उस फ्लो को बेसिकली जो कंट्रोल करती है चीज़ें हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आ गया एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जिसके साथ हम क्या करते हैं, पहले एरर को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, फिर हम उस एरर की करेक्शन करते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर कितने एरर्स हैं पहले हम वो गिनते हैं, फिर कहाँ कहाँ पे एरर है, किस किस लाइन पे एरर है हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको करेक्ट करते हैं। उसके बाद आ गया कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम डाटा को इंटर करवाते हैं अपने नेटवर्क के अंदर कि कितनी अमाउंट में हमारे पास नेटवर्क के अंदर बर्दाश्त है। मतलब हम फर्ज करें, हम कहते हैं ना यार इस बंदे कहते हैं इतनी बर्दाश्त है, ये इतनी गोलियां एट अ टाइम खा सकता है, या ये बंदा जो है इतना खाना एट अ टाइम खा सकता है। तो ये वो हिसाब है कि जो नेटवर्क होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम 4 MB नेट लगवा रहे हैं तो उसमें मिनिमम उसकी एक एबिलिटी होगी कि वो इतने MB तक आपको स्पीड निकाल कर दे सकता है। इसी तरह हर नेटवर्क का एक क्राइटेरिया होता है, एक बाउंड्री होती है। तो बेसिकली हम उस बाउंड्री के हिसाब से उसके अंदर डाटा एंटर करवाते हैं, हम कहते हैं कंजेशन कंट्रोल। आगे हमारे पास आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DLL, मतलब डाटा लिंक लेयर की हमारे पास 2 टाइप्स आ गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक और एक ब्रॉडकास्ट लिंक। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, और टेलीफोन कॉल इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि देखिए हम एक साइड से एक बंदा बोल रहा होता है, दूसरी साइड से दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तो इनकी 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही होती है, कोई तीसरा बंदा इनके दरमियान इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को हम यहाँ पे सॉरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक को हम यहाँ पे P2P लिंक भी बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद आ गया ब्रॉडकास्ट लिंक। अब ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है? ब्रॉडकास्ट लिंक एक ऐसा लिंक होता है जो कि कनेक्ट करता है आपकी 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स को आपस में, और ये हेल्प आउट करता है आपकी ट्रांसमिशन को हर नोड तक पहुँचाने में। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एक फर्जी से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फर्ज करें ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर ये नोड्स हैं। ठीक है, ये नोड्स हैं, फर्ज कर लें आप ये इसके अंदर इतनी नोड्स हैं, और इस फर्ज कर लें ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब अगर हम इस मैसेज को यहाँ पे सेंड करते हैं तो ये हर एक नोड तक पहुंचेगा, यही मैसेज सेम जो है वो हर एक नोड तक पहुंचेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा जिसको हम फाइनल ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ब्रॉडकास्ट लिंक कनेक्ट 2 और मोर नोड्स एंड सपोर्ट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन वेयर 1 नोड कैन ट्रांसमिट, कि अगर हम एक नोड को डाटा ट्रांसमिट करते हैं सो ऑल द अदर नोड्स कैन रिसीव द सेम ट्रांसमिशन दैट इज कनेक्टेड इन आवर नेटवर्क। मतलब जितनी भी नेटवर्क के अंदर अदर नोड्स होंगी उनको भी वही सेम डाटा ट्रांसमिट होगा जो हमने एक नोड को पहुंचाया था। अब आगे हैं सब लेयर्स ऑफ DLL। DLL की सब लेयर कौन सी होती है? एक होती है डाटा लिंक कंट्रोल और एक होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब आपने याद रखना है कि जो डाटा लिंक कंट्रोल होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी करवाती है और ब्रॉडकास्ट लिंक की भी कम्युनिकेशन करवाती है, लेकिन जो हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिंक को ही सपोर्ट करती है। उसके बाद आ गया लिंक लेयर एड्रेस। अब लिंक लेयर एड्रेस के अंदर हमारे पास 2 एड्रेस आ गए हैं बेटा, एक IP एड्रेस और एक लिंक लेयर एड्रेस। अब इसको हम लिंक लेयर एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और मैक एड्रेसेस भी बोलते हैं। IP एड्रेस क्या करता है बेटा? IP एड्रेस बेसिकली आपका बेटा यहाँ पे यूनिक एड्रेस होता है नोड का नेटवर्क के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो कंप्यूटर है, अब वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसका एक यूनिक IP एड्रेस रखा जाएगा जो कि आइडेंटिफिकेशन करवाएगा कि ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, अब वो कहता है कि वी कैन नॉट ट्रांसमिट अ पैकेट डायरेक्टली टू इट्स डेस्टिनेशन बाय यूजिंग ओनली IP एड्रेस, के हम लोग डायरेक्टली सिर्फ जो है वो IP एड्रेस की मदद से हम डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि ये हमें लिंक नहीं बताता कि आपने कौन सा लिंक यूज करना है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इस वजह से हम डायरेक्ट सिर्फ IP की हेल्प से हम डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते सोर्स से डेस्टिनेशन तक। आगे का लिंक लेयर एड्रेस। अब लिंक लेयर एड्रेस क्या होता है? लिंक लेयर एड्रेस के अंदर हमारे पास एक लिंक जो है वो
बता देता है। जैसे आईपी के अंदर हमने जस्ट सोर्स और डेस्टिनेशन का हमें एक आईपी बता दिया गया था, अब उसी आईपी को जो सोर्स और डेस्टिनेशन का जो आईपी है उसके दरम्यान हम एक लिंक लगा देंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, डाटा को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब इसके अंदर बेटा हम बेसिकली दो प्रोसेस यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन का और डीकैप्सुलेशन प्रोसेस, जो कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर के अंदर हमने पढ़ा था। अब डाटा लिंक लेयर के अंदर हम जैसे पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, एक पैकेट को मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर उन फ्रेम्स को हम क्या करते हैं, एक हेडर उनके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, हर फ्रेम के साथ। अब क्या होता है, जब रिसीवर के पास वो रिसीव होता है तो फिर उसकी एक सीक्वेंस बना लेता है और फिर डाटा को डीकैप्सुलेट करता है, मतलब कि मल्टीपल फ्रेम्स को कंबाइन कर लेता है एक सिंगल पैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें वही राइट हैं, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ एड्रेस, ये टॉपिक नंबर 131 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एड्रेसेस होते हैं बेटा, एक यूनिक कास्ट, एक मल्टी कास्ट और एक ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे यूनिक कास्ट के अंदर क्या होता है, ऐसी कम्युनिकेशन बेटा जो 1 to 1 हो रही होती है, ये 1 to 1 ट्रांसमिशन होती है, हम कहते हैं यूनिक कास्ट। मल्टी कास्ट बेटा ऐसी ट्रांसमिशन होती है जहाँ पे एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। यहाँ पे इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ऊपर अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं, ठीक है। यूनिक कास्ट के अंदर देखें, यहाँ पे एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है। ब्रॉडकास्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे सेंडर भी काफ़ी हो सकते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में समझाया भी था कि इसके अंदर सेंडर क्या करता है, जब डाटा सेंड करता है तो वो हर नोड को ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होती है। अब बेसिकली हम इसको ग्रुप ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट इसे हम ग्रुप ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, जहाँ पे एक सेंटर होता है और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। उसके बाद गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसकी जैसे आप डेफिनेशन कर लीजिएगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की, और आपको ये पता होना चाहिए कि ARP जो होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट को और रिप्लाई करता है ऑलवेज यूनिकास्ट। मतलब रिक्वेस्ट जब करता है तब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट करता है, अब और जब रिप्लाई करता है तब यूनिकास्ट करता है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने फर्ज करें 8 नोट लिए हैं, ठीक है, ये नोट्स हमने लिए हैं। अब इन नोट्स को जब ये डाटा ट्रांसमिट करेगा तो ये ढूंढेगा, इसका लिंक ढूंढेगा, इसका एड्रेस ढूंढेगा, इसका एड्रेस ढूंढेगा, डाटा हर एक नोड तक जाएगा। लेकिन जो सी नोड मैच होगी इसके साथ, फिर वो डायरेक्टली उसी के साथ डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। फिर अब वो जब डाटा को वापस में सेंड करना होगा तब वो क्या करेगा, हर एक नोड को चेक नहीं करेगा, क्योंकि नोड पहले ही मैच हो चुकी है, तो वो डायरेक्टली डाटा को ट्रांसमिट कर लेगा। हम कहते हैं कि जब ARP रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, और जब वो रिप्लाई करता है तब वो यूनिकास्ट रिप्लाई करता है, मतलब सिंगल रिप्लाई करता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे। उसके बाद ARP के ऑपरेशन आ गए हैं, आप ये करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनका स्टैंड फॉर आना चाहिए कि ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कैशिंग क्या होता है, अब इसके अंदर कैशिंग क्या होता है, कैशिंग का मतलब होता है डाटा का स्टोरिंग सेंटर, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ का सेंटर, तो ये बेसिकली एक सर्वर है जहाँ पे आपका सारे के सारे डाटा क्या हो रहा है, स्टोर होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ कैश इज कॉल्ड कैशिंग प्रोसेस। अब आगे तो बेटा टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर बेटा दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है सिंगल बिट एरर और एक होता है ब्रस्ट एरर। अब सिंगल बिट एरर के अंदर क्या होता है, सिंगल बिट एरर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि सिर्फ एक बिट जो होती है वो 0 से 1 के अंदर कन्वर्ट होती है, या 1 से 0 के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बिट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक बिट जो है वो चेंज हुई है 1 से 0 के अंदर, बाकी सारी की सारी बिट्स एज इट इज हैं, जिसे हम कहेंगे सिंगल बिट एरर। और जो बेटा ब्रस्ट एरर होता है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स चेंज हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये बिट ये चेंज हुई, ये एक बिट ये चेंज हुई, फिर ये बिट चेंज हुई, फिर ये बिट चेंज हुई। अब यहाँ पे देखिए 3-4 बिट्स जो है वो चेंज हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट एरर कहते हैं। अब अगर नंबर ऑफ इम्पैक्टेड बिट्स एक्चुअली डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, मतलब कि जो आपकी बिट्स है वो इम्पैक्ट कब होती हैं, ख़राब कब होती हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। अब ये वहाँ पे वो रीज़न बता रहे हैं कि एक तो पहली रीज़न क्या होती है, डाटा रेट। जब आप हायर डाटा रेट काज ऑफ मोर बिट्स इम्पैक्टेड, मतलब जब आप हायर अमाउंट में डाटा सेंड करेंगे तब आपकी क्या होगी, बिट करप्ट होगी, आपका डाटा लॉस्ट होगा। यहाँ क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ रेट, मतलब आपने ड्यूरेशन ऑफ नॉइज ज़्यादा कर ली है, या सोर्स ऑफ हाई नंबर इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। अब जब आप नॉइज ज़्यादा कर देंगे, डाटा की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे, तब भी हमारे पास क्या होगा, डाटा करप्ट होगा या उसकी बिट्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसके बाद आ गया रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी बेटा एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है किस चीज़ का, एरर को डिटेक्ट करने का। अब इसके अंदर क्या होता है, आप एरर को डिटेक्ट करते हो, एरर को रिमूव करते हो, करेक्ट करते हो, ये एक समझ एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो ऐड करते हैं अपने डाटा के साथ, और इसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू के प्लस आर। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया तो आप इसको लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू के प्लस आर इसका फार्मूला होता है। कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ द रिडंडेंट बिट अलाउ द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट द करप्टेड बिट। अब इसमें क्या होता है कि आप सारे के सारे डाटा को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी बिट जो है वो करप्ट हुई है। अब आ गया एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्शन जो होता है बेसिकली वो कहता है कि एरर डिटेक्शन इज अ सिंपल वाइल एरर करेक्शन इज कॉम्प्लेक्स। जाहिर है जी, एरर डिटेक्शन जो होती है बहुत सिंपल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे
मैंने यहाँ पे चेक किया जी ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, अगर तो इसके अंदर एरर है तो मैं सिंपली कह दूंगा येस इसके अंदर एरर है, अगर इसके अंदर एरर नहीं है तो मैं सिंपली कह दूंगा नो। बट मुझे इसमें ये चीज़ का गर्ज नहीं होगा कि इसमें कितने एरर हैं, कितनी बिट्स करप्ट हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कितनी लाइन्स के अंदर एरर है, कहाँ कहाँ पे एरर है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं होगा एरर डिटेक्शन के अंदर। लेकिन एरर करेक्शन के अंदर मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एग्जैक्ट कितनी नंबर ऑफ बिट्स करप्टेड हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे वो करप्टेड हुई हैं। उसके बाद आ गया टॉपिक नंबर 138 टू 139 कोडिंग स्कीम आ गया। अब कोडिंग स्कीम हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कन्वोल्यूशन कोडिंग होती है और एक हमारे पास ब्लॉक कोडिंग होती है। अब कन्वोल्यूशन कोडिंग के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ब्लॉक कोडिंग आ गया। तो ब्लॉक कोडिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक कोडिंग के अंदर वही चीज़ है जो मैं आपको मेरे रिडंडेंट बिट की बात कर रहा था, n = k+r वाला जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे एक्चुअली यूज़ होता है। अब ब्लॉक कोडिंग के अंदर क्या होता है, कहते हैं ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स, ईच ऑफ देम k बिट्स आर कॉल्ड डाटा वर्ड। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब सेंडर डाटा सेंड करता है तो वो कोड वर्ड के अंदर सेंड करता है और जब रिसीवर्स को चेक करता है तब भी वो कोड वर्ड के अंदर चेक करता है। अब यहाँ पे हम सारे के सारे जो ब्लॉक ऑफ मैसेज होता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं k बिट्स के ऊपर और इसे हम कर देते हैं डाटा वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि हेयर k मीन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स, देन वी ऐड r रिडंडेंट बिट टू ईच ब्लॉक टू मेक द लेंथ ऑफ n = k+r। कहता है अब डाटा के मैसेज की लेंथ हम क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं n = k+r, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास रिजल्टिंग n बिट्स जो होती हैं बिट्स ऑफ ब्लॉक को हम कहते हैं कोड वर्ड। अब ये जो बेसिकली फार्मूला है इसको मैं आगे आके प्रूव करता हूँ, यहाँ पे इसकी एग्जांपल आती है तो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है। उसके बाद कहता है ब्लॉक कोडिंग के अंदर एरर डिटेक्शन किस तरह होती है। अब इसके अंदर बेटा दो कंडीशंस होती हैं, एक तो आपके पास रिसीवर के पास वैलिड कोड वर्ड जाए और दूसरा ओरिजिनल कोड वर्ड हैज चेंज टू इनवैलिड वन। अब वो कहता है कि ब्लॉक कोडिंग के अंदर एरर कब डिटेक्ट होता है, मतलब कंडीशंस कौन सी होती हैं जहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाता है और कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसके ऊपर एरर डिटेक्ट नहीं होता। यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है, मैं आपको वो यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर रिसीवर को ये मैसेज डिस्प्ले शो होता है 011, तो अब क्या करेगा, अब उसको पता लग जाएगा ये जो 1 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा बिट है, वो क्या करेगा सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेगा और पास क्या कर देगा 01 रिसीवर को पास कर देगा। बट अगर हमारे पास ये मैसेज है और रिसीवर को जाता है 000, तो ये क्योंकि इनवैलिड कोड वर्ड है तो अब ये क्या करेगा, इसको करप्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और ये रिसीवर को नहीं देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा वो। ठीक है, आगे गए टॉपिक नंबर 141 हैमिंग डिस्टेंस। अब हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है, हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं डाटा के अंदर करप्टेड होती है, हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ d इंटू x व y नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स देयर इज अ एरर इन आवर डाटा। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड इज द एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड। जो हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं करप्टेड होती है हम क्या करते हैं, हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। इसकी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो आप यहाँ पे पढ़ लें। हैमिंग डिस्टेंस इज द मैट्रिक फॉर कंपेयरिंग टू बिट डाटा स्ट्रिंग। यहाँ पे देखें कि ये बिट है, एक ये बिट है, एक ये बिट है। अब ये दो बिट्स को बेसिकली कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ये कहने की तकनीक है, कहते हैं व्हाइल कंपेयरिंग टू बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ हैमिंग डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन विच द टू बिट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे कहता है कि जितनी बिट्स आपकी डिफरेंट होंगी आपके डाटा के अंदर वो आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे देखें डाटा हमारे पास अवेल है जी 000 और यहाँ पे है 011। अब यहाँ पे देखें एक बिट हमारे पास ये यहाँ से चेंज होगी, 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, एक बिट चेंज होगी, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, फिर एक बिट चेंज होगी, तो यहाँ पे हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस कितना आ गया 2, बिकॉज 2 बिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे वाला जो टॉपिक आ गया इसके अंदर देखें 1 0, यहाँ पे देखें 1 तो है लेकिन 0 नहीं है, एक बिट यहाँ पे डिफरेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, एक बिट फिर चेंज हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है यहाँ पे फिर 0 है, तो यहाँ पे फिर तीसरी बिट भी चेंज हो गई। तो इस वजह से हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 3 बिट्स आ गया। ठीक है, अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आगे हमने निकालना है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है d min = s+1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड्स, यानी कि जो पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होते हैं हम कहते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, उसके साथ हम इसको समझते हैं। कहते हैं कोड स्कीम हैज़ अ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 4। अब यहाँ पे द कोड जनरेट द रिडक्शन ऑफ हाउ टू मैनी एरर्स, यहाँ पे कहता है कितने एरर्स है, हाउ मैनी एरर्स। अभी आपने ये याद रखना है कि आपको d min गिवन किया जा रहा है या आपको s गिवन किया जा रहा है। अगर आपको d min गिवन किया जा रहा है तो अब आपने d min = 4 करना है और फिर आपने ये फार्मूला ये आपका d min = s+1। फर्ज कर लें जी अगर आपको d min नहीं गिवन किया जा रहा, आपने d min फाइंड करना है, तब आप ऐसे एज इट इज ही रखेंगे d min = s+1।
बट अगर आपको डीमिन प्रोवाइड कर देता है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड है, तब आप क्या करेंगे, डीमिन आप इधर ले आएंगे उठा के, क्योंकि यहाँ पे देखें s+1 है, तो s जब इधर आएगा तो डीमिन यहाँ पे रहेगा और ये +1 वाला इधर जाके -1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इस तरह कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। अब आ गया पैरिटी चेक कोड। पैरिटी चेक कोड का हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे होता है रिडंडेंसी बिट ऐड करने का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन है या ऑड है। अब इसके लिए वहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा दिया गया है, तो हमने चेक करना है आपकी जो इवन नंबर है या ऑड नंबर है आखिर के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, इफ टोटल नंबर ऑफ वननेस इज ऑड देन आवर एक्स्ट्रा बिट ऐड इज 1। अगर हमारे पास टोटल नंबर क्या हो, ऑड हो, ठीक है, तब हम एक्स्ट्रा बिट क्या ऐड करेंगे 1। और अगर हमारे पास डाटा इवन होगा तब हम क्या ऐड करेंगे 0। तब हम यहाँ पे देखते हैं पहले हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इवन आ रहा है तो हम यहाँ पे हमारे पास इवन आ रहा है तो हम यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास इवन आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ऑड आएगा वहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे वही सारा तरीकाकार है, जहाँ पे ऑड आएगा वहाँ पे 1 और जहाँ पे इवन आएगा वहाँ पे 0। यहाँ पे वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि नंबर ऑफ कोड वर्ड, के नंबर ऑफ कोड वर्ड जो है बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ डाटा वर्ड से, ठीक है। साइक्लिक कोड आ गया। यहाँ पे साइक्लिक कोड के अंदर क्या होता है, साइक्लिक कोड के अंदर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। जो लास्ट वाली बिट होती है उसको आप जस्ट रिप्लेस कर देते हो फर्स्ट बेस के साथ, मतलब जो 1 है उसको रिप्लेस करना है 0 के साथ, जो 0 है उसको रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। CRC आ गया। CRC क्या होता है, CRC बेसिकली एक साइक्लिक रिडंडेंसी कोड होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड एक एडिटिंग तकनीक होती है, कॉमन यूज की जाती है डिजिटल नेटवर्क के अंदर। और इसके अंदर होता क्या है, अब इसको हम लोग पॉलिनोमियल कोड भी बेसिकली कहते हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली जो फार्मूलाज हैं ये आपको यहाँ पे करने वाले हैं, और इसके अलावा ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। एडवांटेज ऑफ साइक्लिक कोड, एडवांटेज यहाँ पे इसके दिए गए हैं, गुड परफॉर्मेंस है, फास्ट इंप्लीमेंटेशन है, इजी इंप्लीमेंटेशन है, कुछ यहाँ पे इसके 3 एडवांटेज है, वो आप कर लीजिएगा, काफ़ी यहाँ आपके लिए। उसके बाद चेकसम आ गया। चेकसम क्या होता है, चेकसम इज अ स्मॉलेस्ट साइज ब्लॉक ऑफ डाटा ड्राइव फ्रॉम अनदर ब्लॉक। इसके अंदर क्या करते हैं, डाटा को ड्राइव करते हैं, मतलब डाटा का एक ब्लॉक जो है वो ड्राइव करते हैं एक डाटा से दूसरे डाटा के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ एरर डिटेक्टिंग। एरर डिटेक्टिंग के पर्पस के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं। यहाँ पे इसका ये सारे के सारे नीचे वो डाटा दिया गया है, यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह इसको करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते क्या है, हमारे पास यहाँ पे किसी भी लेंथ के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाटा दिया गया है, हमने करना क्या है, हमने सबको करना है प्लस करना है, प्लस करने के बाद इक्वल टू किसके आ गया 36 के। हम 36 की क्या करेंगे बेटा, बाइनरी निकालेंगे। जब बाइनरी निकालेंगे तो ये बाइनरी निकलेगी। हम करेंगे क्या, फिर लास्ट वाले 4 नंबर को और पहले वाले 2 नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ निकल आएगी। फॉरवर्ड एरर करेक्शन की आगे तकनीक आ गई है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एरर को। हमारे पास इसके अलग अलग मेथड्स हैं, यहाँ पे 3 मेथड हमारे गिवन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अब इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला है d min = 2t + 1। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, इफ़ यू वांट टू बी करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21 बिट। कि आपके पास जितना यहाँ पे डाटा होगा उससे आपको डबल अमाउंट में इसकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिट निकालनी, फिर आपकी निकलेगी। आपको इसका डिस्टेंस डबल करना पड़ेगा उससे। यहाँ पे जैसे अगर 10 बिट का हमें निकालना है तो हमने यहाँ पे कितना बिट इसको कन्वर्ट करना है, 21 बिट के अंदर। अब यहाँ पे इसका फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2t + 1। तो यहाँ पे t हमारे पास फर्स्ट कर लेंगे, 10 बिट का हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, +1 करेंगे तो हमारे पास 21 बिट निकल आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे चंक तकनीक। चंक तकनीक हमारे पास क्या तकनीक होती है, इस तकनीक के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, जस्ट हमारे पास हम डाटा को क्या करते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्टोर करते हैं, और जब हम इसको गेट करते हैं तो हम इस तरह हॉरिजॉन्टली गेट करते हैं। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी। हाँ, यहाँ पे देखें, द डाटा इज क्रिएटेड इनटू चंक हॉरिजॉन्टली एंड द डाटा इज कंबाइंड इनटू वर्टिकली। हम डाटा को कंबाइन कैसे करते हैं, वर्टिकली कंबाइन करते हैं, और जब इसको पिकअप करते हैं तब हम क्या करते हैं, डाटा को वर्टिकली पिकअप करते हैं, और डाटा को क्रिएट किस तरह करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्रिएट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। सॉरी, मैंने भी गलती से पहले गलत बता दिया था। अब उसके आगे चंक कंबाइनिंग आ गई, हैमिंग डिस्टेंस इंटरलीविंग। ये वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेमिंग बेसिकली वही पुरानी वाली बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता के आ गया हूँ। फ्रेम साइज क्या होता है, अब यहाँ पे कहता है कि आप एक बड़ा फ्रेम क्यों नहीं बनाते, अब छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर इसको डिवाइड क्यों करते हैं। देखिए, इसकी एक सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक ही बड़ा फ्रेम बनाएंगे तो अगर हमारे पास एक फ्रेम खराब हो जाएगा तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, जितना भी इस फ्रेम के अंदर होगा। लेकिन हमारे पास अगर स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे तो हमारे पास एक ही फ्रेम का डाटा लॉस होगा, सबका डाटा लॉस नहीं होगा। फ्रेम कैन बी डिफरेंट साइज, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज।
अब फिक्स साइज के अंदर क्या होता है कि उसकी फिक्स बाउंड्री होती है, उसके अंदर साइज सेम होता है। जब साइज सेम होगा तब हमारे पास एरर डिटेक्शन के अंदर भी मुश्किल आएगी, एरर करेक्शन भी मुश्किल होगी, फ्लो कंट्रोल भी डाटा का मुश्किल होगा। अब वेरिएबल साइज के अंदर क्या होता है, वेरिएबल साइज के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमें उसकी बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और एंडिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है। इस सिलसिले में हमने दो प्रोसेस का यूज करना होता है यहाँ पे। अब ये दो प्रोसेस जो होते हैं, पहला हमारे पास होता है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और दूसरा होता है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मेन बात होती है वो ये होती है, हम यहाँ पे 8 बिट का डाटा मतलब 1 बाइट का डाटा स्टोर करते हैं। 8 बिट जब डाटा हो जाता है तो हम साथ में 2 फ्लैग्स अटैच कर देते हैं कुछ इस तरह, जैसे यहाँ पे ये फ्लैग अटैच किया है, ये फ्लैग अटैच किया है और यहाँ पे हमने ये 8 बिट का डाटा जो है ये एक्चुअल डाटा स्टोर किया है। और ये जो हेडर जो होता है, जो टेलर होता है, बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रहा होता है दो चीज़ों को। हेडर पॉइंट आउट करता है सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को, और जो टेलर होता है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है एरर डिटेक्शन को और एरर करेक्शन को। लेकिन आपने इसके अंदर कितनी बिट्स रखनी है, 8 बिट का डाटा रखना है। और ये आपका एक्चुअल डाटा है ये वाला, ये जो हेडर टेलर और ये फ्लैग, ये बेसिकली आपका डाटा नहीं है। आगे बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर स्टफिंग। अब ये भी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर स्टफिंग का। बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर स्टफिंग क्या होता है, बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर स्टफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सीडेंटल फ्लैग के पहले हम क्या करते हैं, अपना एक ESC भेज देते हैं। जब हम ESC भेजते हैं, एस्केप भेजते हैं, तो जब वो रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर को पता लग जाता है कि ये 2 ESC हमारे पास आए हैं, तो वो क्या कर देते हैं, पहले ESC को रिमूव कर देते हैं और आपको जो फाइनल डाटा होता है जिस तरह आपने भेजा होता है सेंटर से, उसी तरह हमारे पास ये रिसीवर के पास चला जाता है। अब आगे मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कैरेक्टर ओरिएंटेड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज कि ये 8 बिट को यूज़ करता है, ये 32 बिट को यूज़ नहीं करता, क्योंकि अब यूनिवर्सल जो कोडिंग सिस्टम है वो भी आपका 32 बिट का या 16 बिट का होता है, लेकिन ये अभी भी इस दौर में भी ये 8 बिट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज। इसका बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का भी एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जो कि अगर आप जहन में रख लेते हैं तो आपको इजीली बिट ओरिएंटेड को तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 5 कंसेक्टिव नंबर आ जाते हैं, मतलब 5 एक बार में 1 आ जाते हैं एक साथ, तो हमने वहाँ पे साथ में एक 0 बिट ऐड कर देनी होती है। जब वो रिसीवर के पास जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर लेगा, मतलब अनस्टफ कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहीं पे लिखा भी होगा, ईच फ्रेम बिगन एंड विद अ स्पेशल पैटर्न, कि हमारे पास हर जो है ना वो बिट जो होती है वो एक यूनिक पैटर्न के साथ स्टार्ट होती है। कहता व्हेन द रिसीवर सीज 5 कंसेक्टिव इनकमिंग 1 बिट फॉलोड बाय 0 बिट, मतलब उसके साथ हम क्या करते हैं, 0 बिट लगा देते हैं जब हम 5 कंसेक्टिव नंबर देखते हैं। तो उसके बाद आ गया फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डाटा मैनेज करने का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं फ्लो सेंडर से रिसीवर तक का। उसके बाद हमारे पास आ गया एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल क्या है कि कंज्यूमर जो है वो कब कम्युनिकेट करता है अपने प्रोड्यूसर के साथ, कब, जब व्हेन द बुफर इज फुल, जबकि बुफर फुल हो गए हो। दूसरा व्हेन देयर आर वैकेंसीज, जब इसके अंदर वैकेंसीज हो, मतलब जब इसके अंदर जगह अवेल हो तब। उसके बाद कहता है इफ द 2 पार्टीज आर यूज अ बफर with only one slot the communication can be easier. error control, डाटा कंट्रोल, एरर फ्लो कंट्रोल आ गई है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डाटा लेयर आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेज हम यूज़ करते हैं। पहला कि अगर हमारे पास फ्रेम करप्ट हो तो हम क्या करते हैं, साइलेंटली इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर। अगर फ्रेम हमारे पास करप्ट हो तो हम इसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देते हैं और एक एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं कि आपका जो फ्रेम है वो रिसीव हो गया सक्सेसफुली। अगर तो हम लोग करप्ट फ्रेम को हमारे पास आएगा तो हम सिंपली इसको डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास सही फ्रेम आएगा तो हम क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि आपका फ्रेम जो हमारे पास सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। आगे हमारे पास आ गया कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन लेस क्या चीज़ है, कनेक्शन लेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इंटरनल फ्रेम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं होता, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता उनके दरमियान के। एक फ्रेम के अंदर एक फ्रेम के अंदर अपना डाटा होता है, दूसरे फ्रेम के अंदर अपना डाटा, तीसरे फ्रेम के अंदर अपना डाटा, मतलब अलग अलग डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, सेम टाइप का डाटा वो ट्रांसमिट नहीं करते। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर कुछ होता है यूं है बेटा कि हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर होती है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 फ्रेम्स का उसमें सेटअप करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम एक सेटअप बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। जब ट्रांसमिशन हो जाती है तो हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अपने सेटअप को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आकर डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आ गए। कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, और लास्ट 2 प्रोटोकॉल हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। ये बेसिकली यहाँ पे पिछले लाइन को छोड़ दें, ऊपर वाले प्रोटोकॉल में से कोई 2 प्रोटोकॉल आप याद कर लें। उससे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल्स को हम देखें, इससे पहले हमें देखना होगा फिनिश स्टेट मशीन क्या होती है। फिनिश स्टेट मशीन बेटा एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, 2 एक्शन हो सकते हैं, और लेकिन ये तब तक एक ही स्टेट के अंदर रहता है जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो यहाँ पे खड़ा है, तो जब तक कोई उसको आके धक्का नहीं देगा या उसको
आके कहेगा नहीं कि आप बैठ जाओ, तब तक नहीं बैठेगा। उसके ऊपर जब तक कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इवेंट अकर नहीं होगा, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब तक उसके ऊपर कोई भी इवेंट नहीं होगा वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब उसके ऊपर इवेंट अकर होगा तो दो रिएक्शंस करेगा, एक तो लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म और दूसरा डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट स्टेज। आगे गया सिंपल प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आ गए। प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या होता है, सिंपल प्रोटोकॉल के अंदर ना तो वो उसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है, ना ही उससे एरर कंट्रोल होता है। अब इसकी इंजम्पशन क्या है कि द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल नहीं होता, तो जितने भी सेंडर यहाँ पे फ्रेम सेंड करता है रिसीवर को रिसीव करने होते हैं इमीडिएटली। जैसे ही सेंडर सेंड करता है रिसीवर उसी टाइम उसको रिसीव करना शुरू कर देता है, इसको हैंडल करना शुरू कर देता है। अब इसमें फ्रेम ज़ाया हो, डाटा ज़ाया हो, कोई मसला नहीं है, इसको इससे कोई गर्ज नहीं होता सिंपल प्रोटोकॉल को। लेकिन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है। ये ध्यान रखता है कि कितनी फ्रेम जो है वो यहाँ पे सेंड हुए हैं। जब एक फ्रेम कंप्लीटली सेंड हो जाता है तो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है, उसके बाद ही क्या करता है वो नेक्स्ट फ्रेम उसको भेजता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो बेटे बेसिकली दो मैसेज कैरी करता है। पहला, क्या यू हैव रिसीव द प्रीवियस फ्रेम, प्लीज सेंड द नेक्स्ट वन, के जहाँ पे एक फ्रेम मेरे पास रिसीव हो गया, अब आप नेक्स्ट फ्रेम मुझे भेज दें। दूसरा मैसेज क्या होता है, द फ्रेम दैट वी हैव सेंड प्रीवियसली हैज बीन रिसीव्ड एरर फ्री, के मतलब आपने जो फ्रेम भेजा था वो एरर फ्री रिसीव हो गया है, अब आप नेक्स्ट फ्रेम भेज दें। उसके बाद हमारे पास आ गया NRM और ABM। NRM का स्टैंड फॉर होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। अब इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी होता है जो कि कमांड कर रहा होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है जो कि बस रिस्पॉन्स कर रहा होता है। यहाँ से डाटा यहाँ पे जाएगा, ये उसको रिस्पॉन्स करेगा, ये दोबारा डाटा उसको सेंड नहीं कर सकता। ये होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक होती है मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये अब दो लोग यहाँ पे एट अ टाइम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कमांड नहीं कर सकते। ABM जो होता है उसके अंदर आप कमांडिंग भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, दो कंप्यूटर आपस में। उसके बाद आ गया HDLC फ्रेमिंग की 3 टाइप्स आ गई हैं, आई फ्रेम, सुपरवाइजर फ्रेम, अननंबर फ्रेम आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई फ्रेम आ गया। पहले आई फ्रेम के अंदर क्या होता है, आई फ्रेम हमारे पास ट्रांसमिट करता है डाटा को एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रांसफर करता है। सुपरवाइजर फ्रेम क्या करता है, सुपरवाइजर फ्रेम हमारे पास फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। वहां पे जहां पे आपका पिक बैकिंग जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, उससे एरर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, वहां पे आपका एस फ्रेम एरर कंट्रोल करता है। उसके बाद आ गया यू फ्रेम। यू फ्रेम हमारे पास लिंक की मैनेजमेंट करते हैं, हमारे पास डिपेंडिंग करती है इन्फॉर्मेशन फील्ड के ऊपर। समटाइम ये डाटा भी स्टोर करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है डाटा के अकॉर्डिंग, ये समटाइम स्टोर करते हैं समटाइम नहीं करते, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना लिंक की। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमारे पास आ गए। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास मेन चीज़ क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है ये सिंगल लाइन होता है, यानी कि 1 to 1 कम्युनिकेशन इसके अंदर हो रही होती है। हमारे पास जो घर के अंदर कहते हैं कि मिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर हु नीड टू कनेक्ट देयर होम्स कंप्यूटर टू द सर्वर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड PPP, मतलब यहाँ पे हमारे पास जितने भी घर के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे होते हैं। अब वो कहता है कि टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफर डाटा देयर इज अ नीड ऑफ PPP एट द डाटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि ये इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, मतलब फ्रेमिंग होती है इसके अंदर, लिंक एस्टेब्लिशमेंट होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, मल्टी पॉइंट होता है, और उसके बाद नेटवर्क एड्रेसिंग होती है। ये बस इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं होती, फ्लो कंट्रोल नहीं होता, एरर करेक्शन नहीं होता, नो सीक्वेंस नंबरिंग नहीं होती, एब्सेंस होती है किसकी, सोफिस्टिकेटेड एड्रेसिंग मैकेनिज्म की। उसके बाद हमारे पास आ गया रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। अब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो होता है बेसिकली इसके अंदर भी मजीद 3 टाइप्स आ जाती हैं। ये आपको मैं करवाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ आती है। इसके अंदर हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी एक दूसरे के ऊपर अपर नहीं होता। हर एक जो होता है वो स्टेशन उसकी इक्वल कह लें कि वैल्यू होती है, तो कोई भी किसी का स्पीड नहीं होता और कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो किसी को कंट्रोल कर रहा हो। अब इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। ये देखता है कि जो मीडियम है हमारे पास वो फ्री है या बिजी है। अगर तो फ्री होगा डाटा ट्रांसमिट कर देगा और बिजी होगा तो डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, अलोहा, CSMA और CSMS और CA। अलोहा के अंदर क्या होता है, अलोहा हमारे पास सबसे पहली रैंडम एक्सेस मशीन थी जिसको इन्वेंट किया गया था 1970 के अंदर। अब इसके अंदर इसको बनाया किस लिए गया था, रेडियो वायरलेस लैन के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसको अलग अलग मीडियम्स के अंदर यूज़ किया गया। अब जब इसको यूज़ किया गया तो हमारे पास कोलिजन आई। कोलिजन के अंदर हमारे सिलसिले में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम कहीं पे दी हुई तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कोलिजन बेसिकली क्या चीज़ होती है। नहीं, यहाँ पे कोई डायग्राम मैंने नहीं बनाई, बट आप इसकी डायग्राम गूगल से देख सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब दो मीडियम्स के दरमियान कोलिजन होती है तब हम क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग मेथड्स फिर अप्लाई करते हैं। ये आगे मेथड्स आएंगे उसके थ्रू मैं फिर आपको समझाता हूँ, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कहता है व्हेन स्टेशन सेंड डाटा अंदर स्टेशन में अटेम्प्ट टू डू एट द सेम टाइम। वो यही बात, वो कोलिजन वाली बात आ गई कि फर्ज करें आप यहाँ से डाटा भेज रहे हैं और यहाँ पे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ पे अगर ये स्टेशन भी भेज देगा डाटा, ये स्टेशन भी भेज देगा, तो ये सेम टाइप में फिर आके यहाँ पे ये
टकरा जाएंगे, तो इसके टकराव को हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, डाटा फ्रेम द टू स्टेशन कोलाइड एंड बिकम गार्बल्ड एंड वी विल लॉस द डाटा। को जब डाटा टकराएगा आपस में तो सारे का सारा डाटा लॉस हो जाएगा हमारे पास। आगे फ्रेम्स इन प्योर लोहा नेटवर्क। अब इसके अंदर हमारे पास प्योर लोहा के अंदर टाइम ऑफ ट्रांसमिशन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस टाइम हमें असाइन होता है, उसके अंदर हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। कहता है व्हेनेवर स्टेशन हैज नॉट अवेलेबल फ्रेम इट सेंड द फ्रेम, इफ देयर कोलिजन एंड द फ्रेम इज डिस्ट्रॉय द सेंडर वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। अब ये इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास हमने फ्रेम भेजा, वो फ्रेम क्या हो गया, सेंडर और रिसीवर से मैच हुआ, कोलाइड हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये फ्रेम ज़ाया हो गया। अब क्या करेगा, जब तक ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर फ्रेम लगे हैं, जब तक वो अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं करते, अगेन इसकी बारी नहीं आती, ये अगेन से अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं फ्रेम्स इन प्योर लोहा नेटवर्क। उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है काम करने का, यहाँ पे वो बता रहा है। उसके बाद अलोहा के हमारे पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर आगे टाइप्स आ गई हैं। CSM में करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास मिनिमाइज हो जाता है कोलिजन का चांस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी है। किस तरह, हम यहाँ पे करते क्या है, हम सेंस करते हैं कि क्या हमारा जो मीडियम है वो फ्री है या नहीं। अब इसके अंदर तो हमने टाइम रखा हुआ था ना अलोहा के अंदर, कि जब इसका टाइम आता था फ्रेम का, वो फ्रेम जो है डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता था। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, मीडियम को पहले सेंस करते हैं कि अगर तो डाटा तब हम ट्रांसमिट करेंगे मीडियम के अंदर अगर वो मीडियम फ्री है, अगर मीडियम फ्री नहीं है तब हम क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर ऑफ 3 प्रेसिडेंस मेथड। अब यहाँ पे प्रेसिडेंस मेथड आ गए हैं, नॉन प्रेसिडेंस, पी प्रेसिडेंस और आई प्रेसिडेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके प्रेसिडेंस के अंदर क्या होता है, आई प्रेसिडेंस के अंदर ये होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिंक है वो आइडल है या नहीं। अगर तो लिंक आइडल है तो हम क्या करते हैं, डाटा को उसी टाइम भेज देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्रेम आइडल नहीं है, अब यहाँ पे लेकिन फर्ज करें अगर यहाँ पे फ्रेम आइडल नहीं है और यहाँ से डाटा आ रहा हो, तो ये तो बेसिकली इतना सेंस करेगा ना, आगे तो सेंस नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि इसके अंदर हमारे पास चांस होते हैं ज़्यादा कोलिजन के, क्योंकि ये सिर्फ इतना फ्रेम चेक करेगा, उसके बाद ही चेक नहीं करेगा, तो क्या पता यहाँ पे डाटा आ रहा हो और ये इसको सेंस ना कर पाए, तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन हो जाती है। अब नॉन प्रेजेंस क्या होता है, नॉन प्रेजेंस क्या करता है, कहता है दिस मेथड चैनल हैज टाइम स्लॉट्स, इसके अंदर टाइम के अंदर डिवाइड किया जाता है फ्रेम को, फिर उस हिसाब से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन इमीडिएटली ट्रांसमिट नहीं किया जाता, टाइम के बाद हम ट्रांसमिट करते हैं। अगर डाटा यहाँ तक पहुँच जाए फिर हम टाइम देखते हैं, उसके बाद हम फिर इसको यहाँ पे आगे भेजते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर टाइम दिया जाता है। पी प्रेसिडेंस आ गया। अब ये बेसिकली इसके अंदर दोनों की जो खसूसियात होती हैं, आई और नॉन प्रेसिडेंस की, दोनों की कंबाइन करके इसको बनाया जाता है। उसके बाद आ गया CSMA और C। अब इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो हम क्या करते हैं, स्पेस ऐड कर देते हैं, दूसरा एक कंटेंशन विंडो रख देते हैं, दूसरा एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीज़ बनाते हैं CSMA और CA। कहते हैं व्हेन अ फ्रेम इज रेडी द ट्रांसमिट चेक वेदर द चैनल इज आइडियल बिजी। अगर चैनल आइडियल होगा तो हम क्या करेंगे, फिर भी वेट करेंगे, स्टेशन का चेकआउट करेंगे, तसल्ली करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि चैनल इज आइडियल द स्टेशन वेट फॉर द इंटर फ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम एंड सेंड द फ्रेम। वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गैप वेट करेंगे, उसके बाद हम डाटा को भेजेंगे। आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम इट्स अ सेट टाइमर। अब टाइमर सेट कर दिया जाता है, उस टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो हम कहते हैं जी डाटा रिसीव हो गया। अगर डाटा एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो समझ लें कि आपका डाटा लॉस्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। पोलिंग क्या होता है, ये बेसिकली जो मेथड है इनको आप एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चैनलाइजेशन, चैनल पार्टीशन। चैनल पार्टीशन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, FDMA, TDMA और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स। अब इसके अंदर भी बिल्कुल वही सेम मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, FDMA के अंदर हम क्या करते हैं, अवेलेबल बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर, और हमारे पास क्या करते हैं, ईच स्टेशन इज एलोकेटेड टू अ बैंड सेंड डाटा, ईच बैंड रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक स्टेशन। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हर बैंडविड्थ को हम डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और फिर ये जितने भी स्टेशन बनते हैं हमारे को टाइम डिवाइड कर देते हैं कि आपने इस टाइम में ये स्टेशन सेंड, इसने इस स्टेशन ने सेंड करना है, इस टाइम इस स्टेशन ने सेंड करना है, तो वो सारे के हम डिवाइड कर देते हैं, फिर उस टाइम में वो अपना काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर TDMA के अंदर क्या होता है कि टाइम स्लॉट्स बनाई जाती हैं, टाइम के हिसाब से टाइम के ऊपर डिवाइड करके फिर हम लोग हर फ्रेम को सेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स आ जाता है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डाटा को कोड की फॉर्म में D1 C1 इस तरह हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अगर जैसे इथरानेट, अब इथरानेट क्या आता है, इथरानेट बेसिकली एक होम वाइड कम्युनिकेटर नेटवर्क होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क हम यूज़ कर रहे होते हैं, लोकल एरिया, वैन और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन। अब इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1980 के अंदर फर्स्ट इसको कब यूज़ किया गया, 1983 के अंदर। इसका स्टैंड फॉर, इसको पहला जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो IEEE 802/3 था। इसका हमारे पास जो स्टैंड फॉर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, उसके बाद इथरनेट की एवोल्यूशन आ गई। इथरनेट के अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशन की गई थी, इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड इथरनेट आ जाती है, फास्ट इथरनेट आ जाती है, गीगाबिट इथरनेट आ जाती है और
10 गीगाबाइट ईथरनेट आ जाती है। अब इसके अंदर हमने यह याद रखना है कि स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास 10 MB होती है, 10 MB होती है, फास्ट के अंदर 100 MB होती है, गीगाबाइट के अंदर 1 GB होता है, और 10 गीगाबाइट के अंदर 10 GB होते हैं। आपने ये याद रखना है। स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 10 MB होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता के आ गया हूँ। उसके बाद ये कनेक्शन लेस और ये अनरिलायबल सर्विसेज को आप इग्नोर कर दें, इसको इतना खास आप करने की जरूरत नहीं है। एड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड ईथरनेट। अब एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेसिंग के अंदर बेसिकली हम हर स्टेशन को क्या करते हैं, एक इंटरफेस कार्ड जो है वो असाइन कर देते हैं। फिर उस कार्ड के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना CNIC है, हम हर बंदे को साइन करते हैं, उसके बाद हर CNIC का अपना एक यूनिक CNIC नंबर होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंक लेयर। यहाँ पे वो CNIC क्या कहता है, यूनिक लिंक लेयर एड्रेस। इथरनेट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 6 बाइट्स होती हैं, जिसको हम 48 बिट्स के इक्वल रखते हैं। और यहाँ पे ये उसकी एग्जांपल दी गई है इथरनेट मैक की, जिसको हम लोग विद कोलन जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बिट्स। ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बिट के अंदर हमारे पास ये ट्रांसमिशन दिखाई गई कि हम किस तरह करते हैं। इसके हम ट्रांसमिशन किस तरह करते हैं, सीन लेफ्ट टू राइट बाइट, फॉर ईच बाइट इट इज सेंड राइट टू लेफ्ट बिट बाय बिट। यहाँ पे ये बिट टू बिट यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, मतलब स्टोर किस तरह करते हैं, बाइनरी के अंदर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, और जब रिसीव करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट इसको सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद ये इस तरह की जो चीज़ें हैं बॉक्स वाली, ये आप खुद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो गोल्स लिखे हुए हैं फास्ट इथरनेट के, इस तरह जितने भी स्टैंडर्ड इथरनेट के भी हैं, गीगाबाइट के भी हैं, मेगाबाइट के, तकरीबन सबके सेम है। पहली लाइन जो होती है अपग्रेड डाटा, अब 100 MB है तो अगर आप 1 गीगाबाइट पे कर रहे हैं तो 1 GB कर दें। यहाँ पे अगर आप 10 GB पे कर रहे हैं तो 10 GB कर दें। उसके बाद यहाँ पे मेक इट कंपेटेबल विद द स्टैंडर्ड इथरनेट। अब ये चीज़ हर लाइन अब हर एक के अंदर लिख सकते हैं, गोल्स के अंदर, फास्ट इथरनेट गोल्स के अंदर, स्टैंडर्ड इथरनेट गोल के अंदर, मेगाबाइट गोल्स के अंदर, गीगाबाइट गोल के अंदर, हर एक के अंदर आप ये चीज़ राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ये तो हर एक के अंदर सेम होती हैं, तो अब ये इस तरह राइट कर देंगे एज इट इज़। उसके बाद अदर वाइड नेटवर्क्स आ गई हैं, तो ये आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। टेलीफोन जो है पहला कब जब स्टार्ट किया था, 1800 के अंदर स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे पास ये प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम POTS, ये हमारे पास स्टैंड फॉर के अंदर पूछ रहता है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। मेजर कंपोनेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंड फॉर आना चाहिए आपको, लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज लेटाज होते हैं, फिर एक इंटर लेटा होता है। उसके बाद ये सिग्नलिंग का प्रोसेस आ गया, इसके अंदर हमारे पास ये आपको नाम आने चाहिए, सिग्नल पॉइंट का, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट का, और सर्विस कंट्रोल पॉइंट का। उसके बाद हमारे पास ये लेयर्स आ गई, इसके भी आपको जस्ट नाम आने चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो टॉपिक आ गया है सोनेट डिवाइसेस का। सोनेट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एज अ इनकैप्सुलेशन काम करता है और ये एज अ डीकैप्सुलेशन काम करता है। ये फ्रेम को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड कर देता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये रीजनरेटर्स होते हैं, ठीक है, रीजनरेटर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ से यहाँ पे टर्मिनल से डाटा कहाँ जाएगा, इनकैप्सुलेशन के पास, इनकैप्सुलेशन से रीजनरेटर के पास, रीजनरेटर से फिर यहाँ पे ADM के पास, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर के पास, और फिर यहाँ पे ये सेट डीमक्स के पास जाएगा। फिर वहाँ पे डाटा को डीमल्टीप्लेक्स किया जाएगा, मतलब एक पैकेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सेक्शन होता है बेसिकली हम कहते हैं दो क्लोजेस्ट पॉइंट को हम सेक्शन कहते हैं। और बेसिकली ये एक लाइन होती है, जहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनती है, मतलब दो लाइंस के दरमियान जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं उनको हम सेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो दो चीज़ों का कनेक्ट कर रही होती है लाइन, उसे हम लाइन कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पाथ आ गए, इसको हम होल क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। डिफरेंट तरह की पाथ जो हम यूज़ करते हैं, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर, फोटोनिक लेयर। अब पाथ लेयर जो होती है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइन लेयर जो होती है वो कनेक्शन करवाती है लाइन के अंदर। सेक्शन लेयर क्या करती है, मूवमेंट करवाती है सेम सिग्नल अक्रॉस द फिजिकल सेक्शन। फोटोनिक लेयर क्या करती है, फोटोनिक लेयर चेक करती है प्रेजेंस ऑफ डाटा की। यहाँ पे अगर प्रेजेंस ऑफ डाटा होगी तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगी, और एब्सेंस होगी तो ये रिप्रेजेंट कर देगी। सेकंड फोटोनिक नेटवर्क आ गया, रिंग नेटवर्क। इसके अंदर हमारे पास UPSR होता है, BLSR होता है। UPSR के अंदर हमारे पास होता है यूनिडायरेक्शनल पास स्विच रिंग, और BLSR के होता है बाई डायरेक्शन लाइन स्विच रिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, URSR के अंदर हमारे पास दो रिंग्स होती हैं, एक वर्किंग रिंग होती है और एक प्रोटेक्शन रिंग होती है। जो वर्किंग रिंग होती है वो क्लॉकवाइज मूव करती है, और जो हमारे पास प्रोटेक्शन रिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है। अब BLSR के अंदर 4 रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स वर्किंग रिंग्स होती हैं और 2 प्रोटेक्शन रिंग होती हैं। अब इसके अंदर भी इसी तरह ही होता है सारे के सारे प्रोसेस के, 2 रिंग क्लॉकवाइज और 2 रिंग एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ATM का स्टैंड फॉर आपको आना चाहिए AS ट्रांसफर मोड। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रेम टाइप्स आ गई आगे। उसके बाद आ गई ये बिल तत्व वाले टॉपिक। अब बिल तत्व वाले जो टॉपिक्स होते हैं इनको आप मोस्टली एज ए MCQs आप तैयार कर लें, काफ़ी। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि IEEE 802/11 किसके लिए यूज़ करते हैं, वायरलेस लैन एंड ब्लूटूथ लैंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको इस वीडियो के ऊपर
पूरी CS601 की बुक की समझ आ गई फाइनल टर्म की। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप जरूर पूछेगा। आई होप सो कि आपको पूरी बुक इस तरीके से समझ आ गई। फिर भी कोई जहन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप जरूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।